प्रणाम। आज के इस तीसरी इकाई के तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे औसत लागत का अर्थ और किस आकार की होती है। औसत लागत का अर्थ और यह किस आकार की होती है। तो औसत लागत किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत यानी x वस्तु है, x वस्तु की पहली जो इकाई है, अभी इससे पहले सारणी में अपन ने देखा, पहली जो इकाई है उस इकाई को बनाने में लागत जो लगी उसको औसत लागत कहा जाता है। जब उत्पादन की कुल लागत को उत्पादन मात्रा की संख्या से भाग दिया जाता है। उत्पादन की कुल लागत यानी प्रति इकाई को लगने वाली लागत, ऐसे कुल इकाई को लगने वाली लागत को उत्पादन की मात्रा की संख्या से भाग दिया जाता है तो औसत लागत प्राप्त होती है। औसत लागत और स्थिर लागत AFC तथा औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। औसत लागत क्या होती? औसत स्थिर लागत A और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। चित्र में देखेंगे हम, ये दिया है वो बिंदु, यहाँ है x बिंदु, यहाँ पर है y बिंदु। लिखना चूक गए हैं उसमें, तो लिख लेंगे। OX पर क्या है? आउटपुट है। OY पर क्या है? प्राइस है, कीमत दी हुई है। औसत लागत क्या है? एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर लगने वाली लागत। तो यहाँ कीमत इतनी है। सपोज़ यहाँ शुरू करते हैं तो 0 से ये 2, 4, 6, 8 है। औसत लागत प्रति इकाई कितनी लग रही है यहाँ पर? 8 है ना। आगे जैसे जैसे समय बीतता है उसकी औसत लागत कम होते जाती है, हैं? इससे पहले अभी हमने पढ़ा अगले PDF में कि जब काम स्टार्ट होता है, उत्पादन शुरू होता है, तो उस समय पर लागत जो है वह कम आती है। काम जैसे ही शुरू हुआ मकान बनाने का, तो उस समय पर ईंट, गारा, सीमेंट, लोहा बिल्कुल मैक्सिमम और क्वालिटी के साथ में लगाना शुरू होता है। फिर इस स्थिति पर आकर क्या होता है कि जहाँ पर कीमत आ जाती है 5, पहले 8 थी, फिर 5 आ गई, यहाँ स्थिर हो जाती है। यहाँ उत्पादन स्थिर हो जाएगा, यहाँ दूसरी अवस्था आ जाएगी और यहाँ से चलेगी तीसरी अवस्था। तो AC क्या है? स्थिर लागत और
परिवर्तनशील लागत का योग। सूत्र समझेंगे। औसत लागत AC बराबर इसे कुल लागत बटे उत्पादन मात्रा, उत्पादन मात्रा Q। तो यहाँ औसत लागत AC बराबर इसे औसत स्थिर लागत AFC प्लस औसत परिवर्तनशील लागत ABC। औसत लागत वक्र समझेंगे, वक्र है ये। औसत लागत वक्र U आकार की होती है। यह पहले कम होकर न्यूनतम स्तर पर पहुंचकर बढ़ना आरंभ कर देती है। पहले कैसी होती है औसत लागत? कम होती है। यहाँ देख रहे हैं जैसे स्टार्ट हुआ तो औसत लागत कम होना शुरू हुआ, फिर स्थिर हुई, उसके बाद लागत बढ़ते चली गई। तो समझ में आ गया होगा औसत लागत का अर्थ और यह किस आकार की होती है। कि अगला प्रश्न, चित्र की सहायता से औसत परिवर्तनशील लागत तथा सीमांत लागत का संबंध स्पष्ट कीजिए। तो औसत परिवर्तनशील लागत तथा सीमांत लागत में संबंध, औसत लागत क्या है यहाँ समझेंगे। औसत परिवर्तनशील लागत ABC और औसत स्थिर लागत AFC। तो ABC तथा MC वक्र, ABC परिवर्तनशील वक्र, औसत परिवर्तनशील वक्र, और AMC क्या है? सीमांत लागत वक्र। AMC सीमांत लागत वक्र U आकृति के होते हैं तथा जब ABC होती है तो ABC कम होती है तो ABC कैसी होती है? कम। ABC कम होती है तो AMC और अधिक तेजी से कम होती है। सीमांत लागत और अधिक तेजी से कम होती है तथा ABC औसत परिवर्तनशील लागत ABC के बढ़ने पर AMC और अधिक तेजी से बढ़ने लगती है। E बिंदु पर MC ABC के ऊपर है। AMC वक्र ABC वक्र को उसके न्यूनतम स्तर E पर काटता है। E बिंदु पर जब ABC न्यूनतम होती है तो MC बढ़ती है। चित्र में हम देख रहे हैं यह MC वक्र और यह है ABC वक्र। OX पर आउटपुट दिखाया गया है, क्या आउटपुट मिलता है, और OY पर कॉस्ट दिखाई गई, कीमत। तो यहाँ हमने लिखा है ABC तथा MC वक्र U आकृति के होते, दोनों दिख रहे हैं हमें। MC वक्र भी U आकृति का और ABC भी U आकृति का। जब ABC कम होती है, ये ABC ये लग रही है ना, कम हो रही है ABC। जब ABC कम होती है तो MC और अधिक तेजी से, ये MC इससे ऊपर है और अधिक तेजी से कम होती है तथा ABC के बढ़ने पर MC और अधिक तीव्र गति से बढ़ने लगती है। और ये कहाँ काटती है? E बिंदु पर। E बिंदु पर MC और ABC के ऊपर है। E बिंदु पर यहाँ MC वक्र, ये ABC वक्र के ऊपर है। MC वक्र ABC वक्र को उसके न्यूनतम स्तर पर काटता है।
MC वक्र कहाँ काट रहा है? जहाँ पर ABC वक्र का न्यूनतम स्तर है। E बिंदु पर जब ABC न्यूनतम होती है तो MC कैसी होती है? ये देखो ऊपर बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न, पूर्ति का क्या अभिप्राय है? एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। तो पूर्ति का अभिप्राय, किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है। किसकी मात्रा? वस्तु की। कौन सी मात्रा? जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर, जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार रहता है। जहाँ विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार रहता है। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में पहला है वस्तु की कीमत, दूसरा स्थापन वस्तुओं की कीमत, तीसरा उत्पादन के साधनों की कीमतें, चौथा तकनीकी स्तर, पांचवा बाजार में फर्मों की संख्या, छठवा फर्म का उद्देश्य, सातवां भविष्य में संभावित कीमत और लास्ट है आठवां सरकारी नीतियाँ। ये पूर्ति को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है इसको आगे हम डिटेल वाले इसमें दीर्घ उत्तरीय में समझेंगे। वैसे छोटे छोटे रूप में समझ लेते भाई। पूर्ति की जो परिभाषा है क्या है? ऐसी वस्तुएं जिन्हें विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में बेचने को तैयार है। तो देखा कि वस्तु की कीमत और समय आ गया है बेचने का। उस समय जो वस्तुएं तैयार है वो पूर्ति कहलाएगी। तो वह प्रभावित कैसी करेगी पूर्ति को? वस्तु की कीमत। विक्रेता उस कीमत में बेचने के लिए तैयार था, कीमत गिर गई, पूर्ति प्रभावित हो जाएगी। या बढ़ जाएगी तो पूर्ति प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि जितनी मात्रा में वस्तुएं है उतनी पूर्ति नहीं हो पाएगी। स्थापन वस्तु की कीमत, उसके स्थान पर चाय के स्थान पर कॉफ़ी की कीमत, कॉफ़ी की कीमत बहुत कम हो गई, लोग कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, चाय रह जाएगी। स्थापन वस्तु की कीमत, या कॉफ़ी अगर बेचना है और उसके जगह चाय की कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, तो ऐसी स्थिति में प्रभावित हो जाएगी। तकनीकी स्तर, जिस क्वालिटी को पसंद करता था वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है वस्तु में। बाज़ार में फर्मों की संख्या, कि पहले बहुत कम फर्में थी, वह देखने में आ रहा है हमें एक दो कंपनी की ही चाय थी, आज ढेर सारी कंपनियां आ गई। तो ऐसी स्थिति में पूर्ति प्रभावित हो जाएगी। फर्मों का उद्देश्य, पहले उद्देश्य क्या था? गुणवत्ता, क्वालिटी, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा देने का उद्देश्य होता था, स्वाद देने का उद्देश्य होता था। आज दिखावा देने का उद्देश्य, अगर दिखावा देने का उद्देश्य हो गया और ऐसा प्रोडक्ट बनने लग गया तो पूर्ति प्रभावित हो जाएगी। गुणवत्ता जिसमें रहेगी उपभोक्ता उसे पसंद करेगा। भविष्य में संभावित कीमत देखने में आएगा कि कुछ दिनों में कीमतें घटने वाली है, पूर्ति प्रभावित हो जाएगी, या बढ़ने वाली है तो पूर्ति प्रभावित हो जाएगी। सरकार की नीतियाँ बदलने वाली है, सरकार बदलने वाली है, बजट आने वाला है, तो बजट के आसपास माने जो है पूर्ति प्रभावित हो जाती है। ऐसे बीच में भी सरकारी नीतियों के कारण तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व और पूर्ति का क्या अभिप्राय है समझा हमने। अब चलते हैं पूर्ति लोच कितने प्रकार की होती है। तो पूर्ति की लोच निम्न 5 प्रकार की होती है। पहला, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, जब कीमत में थोड़ा परिवर्तन होने पर भी पूर्ति शून्य हो जाती है। कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ और पूर्ति शून्य हो गई,
तब वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार कही जाएगी। कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ और पूर्ति शून्य हो गई, वस्तु की पूर्ति पूर्णतया, जब पूर्ति शून्य हो जाए तो ऐसी स्थिति लोचदार, पूर्णतया लोचदार कही जाएगी। फिर दूसरा, इकाई से अधिक लोचदार, जब किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। किसी वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो इस दशा में पूर्ति लोच इकाई से अधिक होती है, तो इसको कहेंगे इकाई से अधिक पूर्ति। तीसरा, इकाई लोचदार पूर्ति, जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ। जितना पूर्ति में परिवर्तन हुआ उसी अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ तो उस वस्तु की पूर्ति की इकाई लोच कहते हैं। उसे पूर्ति की इकाई लोच कहेंगे। इकाई के बराबर लोच इकाई लोच। अब पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, जब कीमत में काफ़ी परिवर्तन आने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना आए। कीमत में काफ़ी परिवर्तन आ गया पर पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसे पूर्णतया बेलोचदार का पूर्ति कहेंगे। अब पांचवा, इकाई से कम लोचदार पूर्ति। इसके ऊपर पढ़ा हमने, इकाई से अधिक लोचदार, उसके विपरीत इकाई से कम लोचदार, जब किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाला परिवर्तन किसी वस्तु की पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसे पूर्ति की इकाई से कम लोच कहेंगे। पूर्ति के नियम के मुख्य अपवाद क्या है? पूर्ति के नियम के अपवाद, तो पूर्ति नियम के अपवाद, पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध बताता है। कीमत और पूर्ति में कैसा धनात्मक संबंध, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ेगी। किंतु कुछ विशेष दशाओं में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, अर्थात वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाता। क्यों? ऐसी दशाओं को पूर्ति के नियम का अपवाद कहा जाता है। पूर्ति नियम के प्रमुख अपवाद है कब प्रभावित होगी? नंबर 1, कृषि वस्तुओं पर यह नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता है। अनेक प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि के कारण कृषि उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर भी उनकी पूर्ति को अनिवार्य रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। अधिक भूमि है, भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसे ही कृषि उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति को भी नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि स्थान सीमित है, बुआई सीमित हुई है और हर साल जितने एकड़ में जितना गेहूँ होता उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में माने जो है बोरा 2 बोरा एक अपवाद होता है, बढ़ना घटना, कम रोग आया, कम सूखा आया, कम बाढ़ आई, कम ओलावृष्टि हुई तो कम प्रभावित होगी, तो 1-2 बोरा कम ज़्यादा होता है। परंतु अचानक अगर मांग बढ़ गई कि जहाँ 100 कुंटल माल की आवश्यकता पड़ती थी वहाँ 200 कुंटल मांग एकदम से बढ़ गई,
तो एकदम से कृषि फसल को उगाया भी नहीं जा सकता, पकाया भी नहीं जा सकता। उगने में, बढ़ने में, पकने में समय लगेगा। इसलिए कृषि उत्पादित वस्तु कीमतें बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति को अनिवार्य रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरा है नाशवान वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि विक्रेता वस्तुओं के नष्ट होने के भय से प्रायः कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा बिक्री के लिए प्रस्तुत कर देता है। तीसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं में भी यह नियम लागू नहीं होता। सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं में भी यह नियम लागू नहीं होता। कैसे? इन वस्तुओं की पूर्ति सीमित होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं की पूर्ति भी सीमित होती है, और इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर भी इसकी पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। और इन वस्तुओं, यहाँ ऊपर में एरो दिख रहा है, वहाँ चलेंगे, की कीमतों में वृद्धि होने पर भी इसकी पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता। सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं को बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है। टेंट है, डेकोरेशन है, संगीत वाली सामग्री है, एक विवाह में जो सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, उन वस्तुओं की अचानक कीमतें भी बढ़ जाने पर उसकी पूर्ति को नहीं बढ़। एक गांव में जितने दोने पत्तल रखे हुए हैं उतने ही मिल पाएंगे। वो रात के समय दुकान खुलवाने शोरूम नहीं जा सकता, न वहाँ से आ सकती, और वो आएगी तब तक तो विवाह निपट जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न हम समझेंगे अगले पीडीएफ में। एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के बीच संबंध बताइए। आज का जो होमवर्क है वह पूर्ति का क्या अभिप्राय है, और एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं लिखना है। पूर्ति की परिभाषा और प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।